उनको मुरली मनोहर जोशी जी को, मैं अध्यक्ष हूँ कानपुर महानगर का, मैंने उनसे आग्रह किया कि ये बैठक है, सभा नहीं है, आप बैठे बैठे बोलिए। उन्होंने बैठे बैठे बोला, जबकि वो खड़े हो गए थे। उसके बाद उसने खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहने लगा, ए जोशी, खड़े होकर के बोलो, बैठ के नहीं बोलना है, हम कार्यकर्ता बाहर धूप में निकलते हैं, पसीना बहाते हैं। ये बात कहने का तरीका नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं आपकी चमचागिरी करने नहीं आया हूँ, और एक अपशब्द असंसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। तो ये असंसदीय भाषा और अपशब्द के प्रयोग के कारण से उनका निष्कासन किया गया प्रदेश नेतृत्व से बात करके। गली से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में अंदरूनी खाना जंगी जारी है। ऐसे हालात में मुरली मनोहर जोशी अपना कज़िया किसके सामने पेश करें, ये एक बड़ा सवाल है। ईटीवी न्यूज़, कानपुर। क़ुर्बा परवरी हिंदुस्तानी सियासत में आम है। कांग्रेस का तो सिर्फ नाम है, मगर सभी सियासी जमातें इससे मुतासर हैं। इस बार आम इंतखाबात में कमोबेश 50 लोकसभा हल्के ऐसे हैं जहां से सियासतदानों के चश्मो चराग किस्मत आजमा रहे हैं। राहुल और वरुण हिंदुस्तान में खानदानी सियासत के मिशल बरदार हैं। ये दोनों पुरानी खानदानी रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों तो महज अलामत हैं। दरअसल मुल्की सियासत में कई ऐसी जमातें हैं जिनका मरकज़ो महवर खानदान रहा है, बल्कि वक्त के साथ साथ ये लहर मजीद ताकतवर होती जा रही है। आम इंतखाबात में एक जानिब जहां टिकटों की तकसीम, मंशूर और दल बदलुओं पर खास निगाहें होती हैं, वहीं सियासी घरानों के उन चश्मो चिराग पर भी निगाहें होती हैं जो खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं या इस मैदान में ऊंची उड़ान भरने के लिए पर तौल रहे हैं। इस बार आम इंतखाबात में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के फर्जंद अभिजीत, राहुल गांधी और वरुण गांधी समेत लगभग 50 लोकसभा हलकों में सियासतदानों के बेटे बेटियां मुख्तलिफ पार्टियों की टिकट पर मैदान में हैं। उनमें बेशतर कांग्रेस के टिकट पर अपनी खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अभिजीत मुखर्जी, राहुल गांधी, संदीप दीक्षित, श्रुति चौधरी, दीपेंद्र हुजा सिटिंग अरकान पार्लियामान हैं, जबकि चिदम्बरम के फर्जंद कार्ति इंतखाबी सियासत में डेब्यू कर रहे हैं और सहारनपुर हलके से मैदान में इमरान मसूद, रशीद मसूद के फर्जंद हैं। रशीद मसूद की रुकनियत मेडिकल एडमिशन घपले में जा चुकी है। ऐसे कांग्रेसी लीडरान जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे बेटियां भी आम इंतखाबात में हैं। उनमें से कुछ सिटिंग रुकने पार्लियामान हैं। ज्योतिरादित्य, सचिन पायलट और जितिन प्रसाद कांग्रेस के नौजवान चेहरे हैं और ये तीनों मुख्तलिफ वजारत में वजीर ममलिकत के ओहदे पर अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ज्योतिरादित्य वजारत बिजली, सचिन पायलट कॉर्पोरेट उमूर की वजारत और जितिन प्रसाद वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उधर बीजेपी और दीगर इलाकाई जमातों ने भी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाने वालों की दिल खोलकर हौसला अफजाई की है। उधर बीजेपी में वरुण गांधी परिवार का चेहरा है। उनकी वालिदा अनुला से रुकने पार्लियामान और इस बार पीलीभीत से यानी बेटे के इंतखाबी हलके से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि वरुण सुल्तानपुर से चुनावी अखाड़े में हैं। दुष्यंत वसुंधरा राजे सिंधिया के फर्जंद हैं और इस बार चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, जबकि प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से प्रिया दत्त के खिलाफ उतारा गया है। दीगर जमातें भी खानदानी सियासत को परवान चढ़ाने में पीछे नहीं हैं। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और रामविलास पासवान के फर्जंद चिराग पासवान इसी खानदानी विरासत को आगे ले जाने के लिए इंतखाबी मैदान में हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से
आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं। ये सीट तनाज़े का बास रही थी। लालू के कभी करीबी रहे रामकृपाल यादव ने टिकट न मिलने पर नाराज होकर पार्टी को अलविदा कह दिया था। चिराग पासवान ने बिहार में बीजेपी से हाथ मिलने की राह हमवार की थी। फिल्मों में नाकाम रहे पासवान के बेटे सियासी मैदान में अपना मकाम बनाना चाहते हैं। उन जैसे कई और भी जो सियासत में अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, मगर यहाँ अवाम किसे सर पर बिठाते हैं ये इंतखाबात तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इलेक्शन एक्सप्रेस में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। इलेक्शन एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चक्रव्यूह में आज ईटीवी की टीम बिजनौर में है और वहां की सूरत हाल, आवाम की ज़बानी जानने की कोशिश की। आवाम की शिकायत पर हमारी टीम ने मुख्तलिफ सियासी जमातों की राय जानने की भी कोशिश की। बिजनौर से इस बार राष्ट्रीय लोकदल से अदाकारा जयाप्रदा मैदान में है। बिजनौर हल्के की नुमाइंदगी माजी में मीरा कुमार और मायावती भी कर चुकी हैं। तो पेश है बिजनौर से खुली बहस। ईटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है बिजनौर संसदीय सीट में। यहाँ हमारे साथ जनता है और नेता है और इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे। आमने सामने की टक्कर होगी। जनता नेताओं से सवाल पूछेगी और नेताओं को उसका जवाब देना होगा। सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्ण बलदेव जी, जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतेंदु यहाँ से प्रत्याशी हैं।
भाजपा की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अरशद साहब, आप उनके प्रतिनिधि हैं, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो मलूक नागर साहब हैं। हमारे साथ कुछ और प्रतिनिधि मौजूद हैं, जमील साहब मौजूद हैं, हमारे साथ पीस पार्टी के जमील साहब मौजूद हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवीण देशपाल जी मौजूद हैं। इनकी तरफ से जया प्रदा भी चुनावी मैदान में है और वो यहाँ से मशक्कत कर रही हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ राशिद भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और समाजवादी पार्टी की तरफ से शहनवाज राणा यहाँ से उम्मीदवार हैं। हम इन सभी प्रतिनिधियों से बात करेंगे जो विभिन्न पार्टियों के हैं, और आम जनता से बात करेंगे। बात होगी सियासत की और असली सच्चाई की। बिजनौर में क्या विकास हुए, बिजनौर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, और बिजनौर की जनता त्राही त्राही क्यों करती है, बिजनौर के किसान त्राही त्राही क्यों कर रहे हैं। हम सबसे पहले नेताओं के पास चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्ण बलदेव जी हैं। क्या कहेंगे कृष्ण जी, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, ये जो देश का ये चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आज का वोटर जब इस चुनाव में वोट देने के बारे में सोचता है तो उसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के वो 6 वर्ष याद आते हैं जो स्वर्णिम युग था हिंदुस्तान का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अटल जी के नेतृत्व में सरकार चली थी। के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में कूद रही है। आप अरशद जी क्या कहेंगे? मलूक नागर साहब 2004 में भी इलेक्शन लड़े, 2009 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा। पहले वो राष्ट्रीय लोकदल में थे, बहुजन समाज पार्टी में आए, अब की बार फिर बहुजन समाज पार्टी से दांव आजमा रहे हैं। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमारे मुद्दे बहुत क्लियर कट हैं जो बहन जी द्वारा पूरे देश में दिए गए हैं। सबसे पहले हमने पिछले 5 साल की सरकार के अंदर व्यय मुक्त दिया, नंबर 2 अपराध मुक्त दिया, तीसरा विकास युक्त दिया, चौथा सबसे बड़ा जो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का जो बहन जी ने दिया। ये पूरा हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर था उस बहन जी का कोई जवाब नहीं था। के सहारे चुनावी मैदान में आप अपनी किस्मत आजमाएंगे। पीस पार्टी की तरफ से आप हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, और कि क्या इन समस्याओं का कोई सांसद यहाँ से उसका हिसाब दे पाया जनता को? पूरा देश और पूरा प्रदेश 65 बरस से तमाशा देखता चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, बीएसपी को देख लिया, समाजवादी पार्टी को देख लिया, लोकदल को देख लिया, लेकिन भ्रष्टाचार और विकास का ढकोसला पीटते 30 वर्ष से कान सुन गए पकते पकते के विकास करेंगे। 4 बार सरकार बन चुकी बीएसपी और समाजवादी पार्टी की, लेकिन कोई विकास नहीं है। क्या लगता है राष्ट्रीय लोकदल को? आपके वर्तमान सांसद भी राष्ट्रीय लोकदल के हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने क्या किया और किन मुद्दों के सहारे आप सत्ता की सीढ़ियों चढ़ना चाहते हैं? राष्ट्रीय लोकदल ही ये बात कहता है कि अगर किसी देश की तरक्की का रास्ता जाता है तो वो खेत और खलियान से होकर जाता है। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी को किस मुद्दे के सहारे आप लोग जा रहे हैं? हमारी समाजवादी पार्टी ने जो 2 साल में अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे सारे पूरे किए। आपने देखा कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है। इस बात को लेकर के हम जनता के बीच चलेंगे और इस शेर को अगर मैं पूरा करूँ, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है, जैसे सिसकियों के जख्म को शहनाई छिपाती है। हम कुछ लोगों के पास चलेंगे, आम जनता के पास चलेंगे। आप लोग प्लीज बैठे रहिएगा। आपको क्या लगता है कि जनता की सिसकियां क्या शब्द बनकर फूटेंगी? जो बसपा की मुखिया है मायावती, वो यहाँ से सन 89 में पहली बार यहाँ की जनता ने उसकी राजनीतिक पहचान बनवाने का काम किया था। वो यहाँ से एमपी नहीं है। जब इनकी मुखिया ने बिजनौर के लिए कुछ नहीं किया तो बसपा वालों से कोई उम्मीद नहीं है। संयम का परिचय दीजिए। आप बताइए क्या कहेंगे? राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान में सांसद सतीश जी हैं और संजय जी हैं। क्या लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल ने क्या विकास किए, और सांसद प्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह से आपने बयानबाजियां सुनी सियासतदानों की, क्या लगता है कुछ सच्चाई है इसमें? मुझे मुनीष त्यागी कहते हैं कहीं पे धर्म कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पे हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बनते हैं। अरे कांग्रेस लोकदल की महफिल में तो आके देख, यहाँ इंसान बनते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जयप्रदा जी चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय लोकदल की। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। जब जब कांग्रेस की सरकार हटी है तब किसी ने जिंदे लड़कों को जलवाने का काम किया है, किसी ने सोने को गिरवी रखने। ठीक है, निश्चित तौर पर आपने देखा कि ये जनता के व्यूज हैं। कुछ और लोगों के पास हम चलने की कोशिश करते हैं जो फ्रंट लाइन में बैठते हैं, युवा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सियासतदानों की बात आपने सुनी और इनकी आवाज आपने सुनी, कितनी सच्चाई लगती है? समाजवादी की लहर चल रही है, बाकी सब कुछ नहीं है।
समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कह रहे थे उनकी लहर चल रही है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन गुलजार से कहेंगे कि थोड़ा पीछे महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। नेताओं की बातों में सच्चाई लगती है कि जनता की सिस्कियां बस सिस्कियां बन के रह जाएंगी? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कभी कोई पार्टी कर रहा है, कभी कोई पार्टी कर रहा है। बिजनौर में क्या डेवलपमेंट हुआ? मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं है, शिक्षा की यहाँ पे प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है। अगर सचमुच में डेवलपमेंट होता तो ये स्थिति होती। आप भी बैराज क्रॉस करके आ रहे होंगे, सड़कों की हालत आपने भी देखी होगी। तो यहाँ पे स्थिति तो बहुत खराब है। रात में लाइट नहीं होती, सारे बिजली के जितने उपकरण हैं वो सब ठप हुए पड़े रहते हैं। तो मेरा तो ये मानना, जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जो विकास की बात करे, सिर्फ उसको और सिर्फ उसको चुने, योग्य और ईमानदार प्रत्याशी। बिजनौर के क्राइम ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे? बिजनौर में ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिससे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं। और रही बात इनकी, जो हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे हम सब महिलाएं मिलकर जयप्रदा जी को जिताएं। आज चीनी मिले हैं यहाँ बिजनौर में, क्या किसानों का गन्ना बकाया मूल्य का भुगतान हुआ? और क्या लगता है कि जो ये नुमाइंदे खड़े हुए हैं, इनसे क्या उम्मीद है? और बैठे बैठे जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ने गन्ने का पेमेंट कराया, किसानों की हितैषी पार्टी है समाजवादी पार्टी और भाजपा ये झगड़ा पार्टी है दोनों। इन्हें झगड़ा कराया, मुलायम सिंह राज में सब चौपट हो गया है, कोई इसके लिए तैयार नहीं है। ये सब झूठ के वादे करता है। कि क्या लगता है कि बिजनौर में क्या विकास हुआ, क्या विकास होना चाहिए था? बिजनौर को कभी वो जो सपना लोगों ने देखा है, या क्या वो कभी पूरा हो पाएगा? बिजनौर का एक जो सपना था, वो यहाँ का जो स्टेशन है वो किसी लंबी लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार से कई बार इस मामले में चिट्ठी भी लिखी गई और बात भी की गई, मगर केंद्र सरकार ने उस रेलवे लाइन को कभी भी इस बिजनौर को मुख्य लाइन से नहीं जोड़ना चाहा। जिस तरह से आपने नेताओं की बात सुनी, एक शेर कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। आप क्या कहेंगे अपने नेताओं के बारे में? इनकी आवाज आपने सुनी, इनकी बातें सुनी, क्या लगा आपको? सर 2 साल हो गए यहाँ के विधायक को बने हुए, 2 साल पे तो आज तक वो दिखाई नहीं दिए। अब इलेक्शन हुआ तो दोबारा टिकट लेके यहाँ पे आ गए, तो उससे क्या फायदा है? क्या फायदा उससे? यहाँ पे जब कुछ विकास करने तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, खाली वोट लेने तो वो आ जाते हैं, वैसे तो आते नहीं है कभी। पहली बार आप वोट डालने जाएंगी, क्या सोचकर आप वोट डालेंगी? हम यही सोच के वोट डालेंगे, जो हम लड़कियों के लिए तो रूल्स करें कि जो बॉयज लड़कियों के साथ में बदतमीजी करते हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाता है तो महिलाओं को समझा जाए। बिजनौर का विकास हो, यही नहीं है कि वोट मिल गए और जीत गए तो फिर वापस न आए। हमारे दादा आपके पास आए कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, और कमल के फूल भी कुमलाने लगे हैं। हमारे माननीय सांसद संजय चौहान जी 5 साल रहे, लेकिन हमने उनका चेहरा आज तक नहीं देखा। हमारे बिजनौर की मेन समस्या यह है कि बेरोजगारी है। यहाँ के युवा पढ़े लिखने के बाद कोई रोजगार की यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी सांसद हमारा बने वो हमें रोजगार दे, सुरक्षा दे, बिजली दे, सड़कें दे, और सारे काम हमारे वो करे। आपने नेताओं की बात सुनी, आपने जनता की आवाज सुनी। एक बार हम फिर से चलते हैं नेताओं के पास। जनता की आवाज आपने सुनी, हम सबके पास आएंगे। आप बताइए क्या कहेंगे? जनता का जो दर्द है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है भारतेंद्र जी, क्या लगा है जनता का दर्द? ये कभी दूर होगा? ये कराह कभी खत्म होगी? ये त्राही कभी खत्म होगी? देखिए, पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, सभी खुशहाल रहे। पड़ोसी देशों से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे माननीय अटल जी के नेतृत्व में। अब माननीय मोदी जी आए हैं। मोदी जी अब आगे कोई छात्र यदि इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास पास होता है, तभी आप समझ सकते हैं कि वो ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास पास होगा। मोदी जी को अपने स्टेट में मौका मिला, उन्होंने एक नया मॉडल पेश किया, पूरे वर्ल्ड में उसकी तारीफ हो रही है। यही हम उम्मीद करते हैं कि वो केंद्र में भी फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन के साथ पास करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर के अंदर ये बहन जी की गर्म भूमि है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया 150 करोड़ रुपए का। किसी को नहीं पता है, क्योंकि नेता 150। ठीक बात है। पीस पार्टी क्या कहती है? आगामी 10 अप्रैल को यहाँ मतदान होना है। आपने सभी पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं, जनता की बात आपने सुनी, क्या लगता है पीस पार्टी को? देखिए, ऐसा है कि जनता का जो दर्द है वो बिल्कुल सही है कि शिक्षा की भी नहीं कोई इंतजाम किया गया, विकास का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हेल्थ नहीं है, और इसके लिए सब पार्टियां जिम्मेदार है। जयप्रदा
जाती है जब तो भीड़ तो काफी इकट्ठा हो जाती है, रोड शो में भी जाती है, काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? देखिए, जया प्रदा की जहाँ तक बात है, जया प्रदा को मैं ये कह सकता हूँ, रामपुर के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि वो विकास देवी के नाम से जानी जाती है रामपुर में। 10 साल पहले रामपुर की हालत क्या थी और 10 साल बाद के रामपुर की हालत क्या है, वह देखा जा सकता है। उसमें विकास की गंगा बही है। पहली बात, ऐसा कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल के पास है। दूसरी बात, राष्ट्रीय लोकदल ने वो काम किया किसान के लिए कि भूमि अधिग्रहण से लेके FRP कानून से लेके मिले चलवाने तक की बात, वो सारी की सारी चीजें राष्ट्रीय लोकदल ने वहाँ पार्लियामेंट में उठाई है। और विकास की बात करते हैं, धन की बात नहीं करते, जात की बात नहीं करते, विकास की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। 70% जो आबादी है वो खेती पर हिंदुस्तान की है। अगर 70% आबादी को हम विकास की ओर ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश तरक्की करेगा। क्या लगता है समाजवादी पार्टी क्या कहती है? एक तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी मोदी कह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग अभी कारगिल लड़ाई को नहीं भूले, जिसमें बीजेपी वालों ने कफन तक पे कमीशन खाया। जहाँ तक सवाल है मुलायम सिंह यादव जी का, 65,000 एक शहीद को मिला करते थे। मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने 10 लाख रुपए शहीद को देने का काम किया था। सुन लीजिए। क्लास के मैंने बहुत संक्षेप में एक लाइन बताइए, समय के वक्त की कमी। देखिए, सबसे पहले कि सर्जन हिताय और सर्जन सुगावे चल रहे हैं। इससे पहले भी हमारी ये 10 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, 5 सीटें थी और अब भी जो है 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि सामान और तिजारत हमारा ईमान नहीं है और हर दर पे झुके सर ये हमारी शान नहीं है। हमने तो समुद्र में भी बनाए हैं रास्ते, यूं हमको मिटाना अभी आसान नहीं है। देखा आपने कि ये आवाज नेताओं की थी, आपने जनता की आवाज भी सुनी। आगामी 10 अप्रैल को बिजनौर संसदीय सीट का मतदान होना है। 10 अप्रैल को यहाँ की जनता तय कर देगी कि कौन होगा बिजनौर का अगला सांसद। जिस तरह से हमने आपको प्रत्याशियों के नाम भी लगातार बताए हैं। निश्चित तौर पर ये जनता है, ये सब समझती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं। और जिस तरह से यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव यकीनन एक दिन आएगा, वो सवेरा आएगा। और हम यकीन और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो सांसद बिजनौर का होगा, वो यहाँ की जनता की आवाज सुनेगा, अपने दिल की आवाज सुनेगा और बिजनौर का विकास हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इलेक्शन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम इरशाद। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी के भोपाल स्टूडियो में खास महफिल आरास्ता की गई है, जिसमें भोपाल नहीं बल्कि वो कोना मशायर शिरकत कर रहे हैं जिनकी गजल पर हिंदुस्तान को नाज है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम उनका आपसे तारुफ पेश करवाते हैं, उसके बाद अपने शेरी सफर का आगाज करेंगे। हमारे दाहिनी तरफ मोहतरम मलिक नबी साहब हैं, जिनको ये फन, अगर हम उर्दू शायरी के फन की बात करें तो ये फन उस वक्त से विरासत में मिला है जब भोपाल रियासत भी नहीं बची थी। जाहिर सी बात है, हम काजी साहब की बात कर रहे हैं। काजी साहब की 7वीं पुश्त में आप आते हैं यहाँ पर। मलिक साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे दूसरे शायर डॉक्टर अकरम साहब हैं। भोपाल में उर्दू गजल जिस तरह से कोहनामा शायरों के हवाले से होती हुई हम तक पहुंची है, उसमें से एक मोहतरम नाम है इकराम अकरम साहब का। इकराम साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारी महफिल में तीसरे शायर मौलाना वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब हैं, जो रहने वाले उत्तर प्रदेश की उस मर्दमखेज सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जो कुशीनगर कही जाती है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से भोपाल की में बुदोबाश इख्तियार किए हुए हैं। उनकी शायरी में हमें उत्तर प्रदेश की शायरी और मध्य प्रदेश की शायरी का एक हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। वलीउल्लाह साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारी महफिल में एक शायरा भी मौजूद है। वो शायरा जिसके यहाँ गजल अब मर्दों के लहजे में नहीं कही जाती है
बल्कि निसाई आवाज हमें उसी अंदाज में मिलती है जो आज की जरूरत है। आपका नाम खालिदा सिद्दीकी। खालिदा साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने किसी मोहतरम शायर को दावत सुखन दूं, मैं अपने चंद हकीर फकीर शेर आपकी खिदमत पेश करता हूँ। शेर अर्ज किया है कि फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। और ये शेर देखे कि नीलाम हुए चांद हर एक शहर में, लेकिन नीलाम हुए चांद हर एक शहर में, लेकिन नीलाम हुए चांद हर एक शहर में, लेकिन रौनक न कहीं मिस्र के बाजार की निकली। नीलाम हुए चांद हर एक शहर में, लेकिन रौनक न कहीं मिस्र के बाजार की निकली। और ये शेर देखे कि आजादी के फौरन बाद जिस तरह से आपने देखा कि जमींदारी का खात्मा हुआ और हमारे जमींदार सड़कों पर किस तरह था, उसको वो पेश करने की कोशिश की है। देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखिए, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। और ये शेर देखे कि होठों की हंसी बन गए जो जख्म थे दिल में, होठों की हंसी बन गए जो जख्म थे दिल में, सूरत कोई जब और ना इजहार की निकली, सूरत कोई जब और ना इजहार की निकली। बहुत बहुत सूरत कोई जब और ना इजहार की निकली। और ये शेर देखे कि फिर फूल बरसने लगे लफ्जों के दहन से, फिर फूल बरसने लगे लफ्जों के दहन से, फिर फूल बरसने लगे लफ्जों के दहन से, फिर बात किसी के लबो रुखसार की निकली, फिर बात किसी के लबो रुखसार की निकली। और ये शेर देखे कि जंजीर की तंगी थी असीराने वफा थे, जंजीर की तंगी थी असीराने वफा थे, आवाज भी जिंदा से न झनकार की निकली, आवाज भी जिंदा से न झनकार की निकली। दोस्तों, अपने चंद हकीर फकीर शेर के बाद आइए उस शायर के हुजूर पहुंचते हैं जिस तरह से मैंने कहा कि शायरी का फन उसको विरासत में मिला है। काजी मोहम्मद साले, जिनका नाम उर्दू अदब में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उस सिलसिले से काजी मलिक नवेद जो 7वीं पुश्त में आते हैं, उनको एक फन विरासत में मिला। और मैं अगर ये कहूँ कि भोपाल में उर्दू शायरी के हवाले से जिस तरह से मलिक नवेद तबादमाई कर रहे हैं, यकीनन आगे चलकर एक बड़ा नाम गजल के हवाले से हमें देखने को मिलेगा। मैं मलिक नवेद साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने अशार से नवाजें। शेर पेश खिदमत है कि दुश्मनी मत करो कभी दिल से, दुश्मनी मत करो कभी दिल से, रूह निकलेगी वरना मुश्किल से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर पढ़िए। दुश्मनी मत करो कभी दिल से, रूह निकलेगी वरना मुश्किल से, वो क्या खबर कब जलील करवा दे, वाह, क्या खबर कब जलील करवा दे, राब्ते मत बढ़ाओ जाहिल से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या खबर कब जलील करवा दे, क्या खबर कब जलील करवा दे, राब्ते मत बढ़ाओ जाहिल से, वो जो साबित कदम रहे ही नहीं, वो जो साबित कदम रहे ही नहीं, उनका शजरा मिला है मंजिल से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो जो साबित कदम रहे ही नहीं, बहुत अच्छा, वो जो साबित कदम रहे ही नहीं, उनका शजरा मिला है मंजिल से। और इतने जहरीले हो गए हैं लोग, इतने जहरीले हो गए हैं लोग, प्यार करते हैं सब में कातिल से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने जहरीले हो गए हैं लोग, प्यार करते हैं सब में कातिल से। हमने देखा है सूरमाओं को, हमने देखा है सूरमाओं को जहाँ छुड़ाते हुए मसाइल से। बहुत अच्छा, हमने देखा है सूरमाओं को जहाँ छुड़ाते हुए मसाइल से। जज़ाकल्लाह। और लाख मौजों पे हुक्मरानी है, लाख मौजों पे हुक्मरानी है, ला ताल्लुक नहीं हूँ साहिल से। बहुत अच्छा, लाख मौजों पे हुक्मरानी है, ला ताल्लुक नहीं हूँ साहिल से। और शक शुबा से जुड़ी है नाकामी, शक शुबे से जुड़ी है नाकामी, और कामयाबी यकीन कामिल से। बहुत अच्छा, कामयाबी यकीन कामिल से। शक शुबे से जुड़ी है नाकामी, कामयाबी यकीन कामिल से। इस हुजूम आशना जमाने में, इस हुजूम आशना जमाने में हम अलग होके भी हैं शामिल से। बहुत अच्छा, बहुत इस हुजूम आशना जमाने में हम अलग होके भी हैं शामिल से। वो फिर है बाजार गीबतों का गर्म, वाह, फिर है बाजार गीबतों का गर्म, फिर नवेद उठ गया है महफिल से। बहुत अच्छा, फिर बहुत अच्छा, गीबतों का गर्म, फिर पढ़िए, फिर नवेद उठ गया है महफिल से। और दुश्मनी मत करो कभी दिल से, रूह निकलेगी वरना मुश्किल से। बहुत अच्छा, बहुत एक गजल के चंद शेर हैं
कि ए फूल कबा तेरी अभी चाक नहीं है, ए फूल कबा तेरी अभी चाक नहीं है, बस इसलिए खुशबू तेरी चालाक नहीं है। बहुत अच्छा है। ए फूल कबा तेरी अभी चाक नहीं है, बस इसलिए खुशबू तेरी चालाक नहीं है। जज़ाकल्लाह। और सुलझी है न सुलझेगी शबे हिज्र की गुत्थी, सुलझी है न सुलझेगी शबे हिज्र की गुत्थी, जानम ये तेरी जुल्फ का